हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 बी का जो जीव विज्ञान विषय है उसका दूसरा यूनिट शुरू करेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 11 में हमारे पास 5 यूनिट थी और कक्षा 12 में भी 5 यूनिट है। छठी यूनिट कक्षा 12 से शुरू होती है, जो कि पहली यूनिट है कक्षा 12 में, और ये फिर दूसरी यूनिट जो है कक्षा 12 की, इसे हम इकाई 7 के नाम से जानते हैं, आनुवंशिकी तथा विकास। इस यूनिट में या इस इकाई में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। अध्याय नंबर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, अध्याय नंबर 6 वंशागति के आणविक आधार और अध्याय 7वां विकास। हम आज 5वें अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो हमारी जो जीव विज्ञान की पुस्तक है, इसमें ये 5वां अध्याय है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं कुल। पहला टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, 2 जीनों की वंशागति, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विकार। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान क्या है। इसे हम अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं और ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। जैसे कि हमें पहले से ज्ञात है कि जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं होती हैं। उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उनमें से आनुवंशिकी या जेनेटिक्स ये सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से है। इस शाखा में, जीव विज्ञान की इस शाखा में हम जीन्स, आनुवंशिक विविधता और वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो आनुवंशिकी में हम जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनमें प्रथम चीज़ है जीन्स। जीन्स ये वंशागति के भौतिक आधार होते हैं। ये डीएनए से बने हुए होते हैं और गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। तो आपने इनके बारे में पहले भी बहुत सुना होगा। जैसे कहते हैं कि इसके जीन्स अच्छे हैं, इसके जीन्स लंबे होने के हैं, ऐसे कई बार सुनाई देता है। मेंडल ने इन्हीं को फैक्टर्स या कारक नाम दिया था। तो जीन्स का अध्ययन भी हम करते हैं। इनके अलावा हम आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? वह लक्षण जो वंशागत होते हैं। और इसके अतिरिक्त हम आनुवंशिक विविधता का भी अध्ययन करते हैं। तो आनुवंशिक विविधता क्या होती है? किसी जीव जाति की आनुवंशिक बनावट में उपस्थित कुल जीन्स की संख्या को ही आनुवंशिक विविधता कहते हैं। अर्थात किसी जीव जाति में कोई भी 2 जीव एक समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ विविधताएं होती हैं। जैसे हम मनुष्य को ही ले लें, तो मनुष्य में हम देखते हैं कि सारे मनुष्य एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये जो अलग अलग विविधताएं हैं, थोड़ा सा अंतर है जो, इन्हीं को हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं, क्योंकि ये जीन्स के कारण होती है। और वंशागति का अध्ययन भी हम करते हैं। उसमें वंशागति क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, या माता पिता से उनकी संतानों में जो लक्षण जाते हैं, जो वो प्रक्रिया है, उसी को हम वंशागति कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि सारे लक्षण माता पिता से उनके संतानों में नहीं जाती है। मान लीजिए कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है या किसको पढ़ना आता है, तो जब बच्चा पैदा होगा उसका तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पढ़ना आएगा, नहीं आता है उसको पढ़ना। तो पढ़ना या ये जो कला है पढ़ने की, ये एक आनुवंशिक लक्षण नहीं है। या कई सारे ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत बलवान हो जाते हैं एक्सरसाइज करके या किसी अन्य कारणों से पहलवान बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहलवान का बच्चा हमेशा पहलवान होगा, क्योंकि पहलवान होना वो आनुवंशिक लक्षण नहीं है। तो हम अब क्लियर जान चुके हैं कि जो आनुवंशिक विज्ञान है उसमें हम जीन्स का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिक विविधताओं का अध्ययन करते हैं और वंशागति का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी या जीव विज्ञान ये ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं जानते थे लोग इसके बारे में, बहुत सारे लोग जानते थे इसके बारे में, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन जो किया है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक
या आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ग्रेगोर जॉन मेंडल 1822 में पैदा हुए थे और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ऑस्ट्रिया के ब्रुन में पादरी का कार्य करते थे और उसी दौरान इन्होंने जो है अपने प्रयोग किए हैं। मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर यानी पायसम सटाइवम पर किए थे और 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक उसने अपने प्रयोग किए थे। सभी जानते हैं ये उद्यानों में या खेतों में उगाई जाती है और इसका ही क्यों चयन किया उन्होंने, ये काफ़ी महत्व की बात है। मेंडल ने जो हमारी उद्यान मटर होती है पायसम सटाइवम, उस पर अपने प्रयोग किए। और वो प्रयोग क्यों किए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों उसने केवल मटर ही लिया, कोई दूसरा पौधा क्यों नहीं लिया। मटर के पौधे को चुनने का प्रमुख कारण था कि इसमें 7 ऐसे लक्षण होते हैं जिनमें विपर्यास विशेषक होते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत विशेषक होते हैं। और ये 7 लक्षण थे। नंबर 1 तने की ऊंचाई, नंबर 2 पुष्प की स्थिति, नंबर 3 फलों का रंग, फली का रंग, नंबर 4 फली का आकार, नंबर 5 फूल का रंग, नंबर 6 बीज का रंग और बीज का आकार। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये विपर्यास विशेषक एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे तने की ऊंचाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ पौधे लंबे होते हैं और कुछ बौने होते हैं। पुष्प की स्थिति अगर हम देखें तो ये अक्षीय स्थिति है जो बाईं तरफ दिखाई गई है और दूसरी अंत्य स्थिति है। अगर हम फली के रंग की बात करें तो हरे और पीले रंग की फलियां मिलती हैं मटर में। आकार अगर हम फली का देखें तो कुछ में फूले हुए फली होती है और कुछ में सिकुड़ी की फली होती है। अगर हम फूल का रंग देखें तो बैंगनी फूल भी होते हैं और सफ़ेद फूल भी होते हैं। और बीज का अगर रंग देखें तो बीज पीले रंग के होते हैं या हरे रंग के होते हैं। बीज की जो आकार है या तो गोल होता है या फिर झुर्रीदार। तो ये प्रथम कारण था कि मेंडल ने मटर को अपने प्रयोगों के लिए। मटर को ही चुनने के जो अन्य कारण थे उनमें पहला कारण था छोटी जीवन अवधि। तो किसी भी साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वो ऐसे पौधे के चुने जो जल्दी जल्दी से अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर सके। इसमें कृत्रिम परागण किया जा सकता है और मनुष्य के द्वारा मतलब परागण की क्रिया की जा सकती है। ये लैंगिक जनन करता है और एक ही पुष्प में नर और मादा पुष्पांग होते हैं, जिससे ये प्रयोग करने में बड़ा सरलता हो जाती है। इसमें स्वपरागण भी हो सकता है इसके पुष्पों में, पर परागण भी किया जा सकता है कृत्रिम विधि के द्वारा और स्वपरागण सामान्यतः होता है। इसकी जीवन अवधि एक ही ऋतु में पूर्ण हो जाती है, इसलिए हम तुरंत ही इसके बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और संकरण के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है वो प्रजनन योग्य होती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम संकरण के प्रयोग करते हैं तो संतान तो उत्पन्न हो जाती है लेकिन वो प्रजनन क्षम नहीं होती है और प्रजनन नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। और युग्मक जनन के दौरान जो विभिन्न हमारे 7 लक्षण थे उन लक्षणों का स्वतंत्र अभिवन हो जाता है, यानी एक ही युग्मक में अलग अलग लक्षण आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है और इसीलिए ये प्रयोग सफल भी हुआ है। अगर कोई और पौधा लिया जाता मेंडल के द्वारा तो शायद इतना आसान नहीं होता। इनके अतिरिक्त अन्य भी कई कारण थे, जैसे कि आकार छोटा होता है पौधे का तो आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। वो कोई बड़ा पौधा ले लेते, माना आम ले लेते एक उदाहरण के तौर पर, तो आम के पौधे पर प्रयोग करना कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए भी मटर के पौधे का चयन किया गया। इन सभी बातों से ये बात सिद्ध होती है कि मेंडल बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, कोई सामान्य इंसान वो नहीं था। बच्चों, आज के लिए ये वीडियो मैं इतना ही बना रहा हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो को व्हाट्सएप में भेजने में या उसको डाउनलोड करने में बड़ी समस्या होती है। तो ये वीडियो जब पूरी हो जाएगी आप देख लेंगे, उसके पश्चात मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा जिसमें मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों का वर्णन होगा। तब तक आप उस प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं, जैसे आनुवंशिकी तथा वंशागति में क्या अंतर है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, उद्यान मटर का जैव वैज्ञानिक नाम क्या है,
प्रयोग हेतु मटर के ही पौधे को क्यों चुना गया था, क्या कारण थे उसके। और आप गतिविधि भी कर सकते हैं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा किसी खेत में जाइए और देखिए कि वहाँ पर जो मटर के पौधे हैं वो कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में मिलते हैं। और अगर आपके घर में मटर की दाल हो तो उसमें आप बीजों के अंतर को भी देख सकते हैं, उसके आकार में अंतर हो सकता है और रंग में अंतर हो सकता है। तो पढ़िए मन लगाकर। आज के लिए इतना ही।